हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 7 दिसंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये करंट अफेयर्स आप जाकर वेबसाइट pendulumedu.com पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की जो न्यूज़ है इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। राजेंद्र प्रसाद बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो देश भर में राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 3 दिसंबर को, क्योंकि उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक उन्होंने सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके भी वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी वो थे। नेक्स्ट इज जो इंडियन नेवी डे है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जब इंडो पाक वॉर हो रहा था 1971 इंडो पाक वॉर, तो उस टाइम पर प्रोजेक्ट ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। सो इसी की याद में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। एंड करंट जो इंडियन नेवी चीफ है वो कौन है? करमबीर सिंह है। नेक्स्ट इज एक MOU साइन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन, यानी कि जो बौद्धिक संपदा है उस पर सहयोग के मामले में ये किया गया है। नेक्स्ट इज कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। इस जगह पर जाकर बच्चे अपना जो भी ई स्टडी मटेरियल है उनको अलग अलग फॉर्मेट में वो अवेलेबल होगा और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो अवेलेबल होगा। जो भी उनका प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज एक नया कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का पुणे में इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बेसिकली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो विजन है उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड इसको निसर्ग ग्राम के नाम से जाना जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड निसर्ग ग्राम। ओके। A vulnerable turtle was rescued in Assam, और इस vulnerable turtle का जो नाम है ये है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। ओके। सो ये एक टर्टल का स्पीशीज है जो भारत में पाया जाता है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। और इसका जो IUCN स्टेटस है, IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें जो इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल है, राइट। नेक्स्ट इज लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहली बार 200 करोड़ रुपए रेज किए हैं थ्रू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। और इसमें जो उन्होंने कोट किया है वो बॉन्ड जो होंगे वो 8.5% इंटरेस्ट रेट होगा फॉर 10 ईयर्स। ओके। ये और जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कैपिटल फंड रेज किया जाता है। और ये किसी भी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके थ्रू इशू किया जाता है ताकि वहाँ एरिया के जो भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं वहाँ पे किया जा सके। उत्तर प्रदेश का ये पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ये म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू फंड रेज किया है। और जितने भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं इनको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज एक MOU और साइन हुआ है बिटवीन अपेडा एंड नाबार्ड। और ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स की उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, गतिविधियों में तालमेल लाने के लिए ये किया गया है। इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट इज होम मिनिस्ट्री ने 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है भारत के उनके नेम अनाउंस किए हैं। और इसमें जो फर्स्ट रहा, जो बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड जिसको मिला है वो नोंगपोक सेकमई है, विच इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में लोकेटेड है, इसको ये मिला है। इसके अलावा और भी स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशन, पूरी लिस्ट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रंजीत सिंह दिसेल, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया है। और ये $1 मिलियन का जो है
प्राइज होता है, ये जो भी टीचर है जिन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, उनको ये दिया जाता है। और ये जो प्राइज है ग्लोबल टीचर प्राइज, ये 2014 में फाउंड किया गया था। ठीक है, दिस वाज फाउंडेड इन 2014 और सनी वार्के जो हैं उन्होंने ये फाउंड किया है। वो एक एजुकेशन फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और इसमें जो प्राइज मनी है ये 10 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है। और रंजीत सिंह दिसेल ने पहले ये ऐसे विनर बने हैं जो अपना प्राइज मनी जो है वो शेयर करना चाहते हैं उनके फेलो मेंबर्स के साथ। सो उन्होंने अपना जो 50% ऑफ द शेयर है या प्राइस का, वो उन्होंने कहा है कि he'll शेयर इट विद जो उनके फेलो फाइनलिस्ट हैं। Next is 2020 likely to become one of the 3 warmest years ever recorded, and United Nation का जो एक एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट भी जारी किया है। और उन्होंने देखा कि जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंट्रीज़ के द्वारा, और जो हमारा पेरिस में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो हमने उसमें गोल सेट किए थे, उसमें कोई तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, उसमें एक गैप नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें कि जो ऑयल गैस और कोल प्रोडक्शन है, अगर इसको 6% हर साल डिक्लाइन नहीं किया जाता है तो जो ग्लोबल वार्मिंग को जो हम लिमिट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ हाईएस्ट ब्राइबरी रेट एट 39% एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो उच्चतम रिश्वत दर है और वो है 39%। ठीक है, और अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो अपने पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी देश शामिल है? नंबर 1 पे इंडिया है 46%, नेक्स्ट इज इंडोनेशिया एंड इसके बाद है चाइना। तो टॉप 3 कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जिनमें जो सिटीजन्स हैं वो अपने पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो ये तो थे प्रीवियस डे के हमारे करंट अफेयर्स। हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। गीतांजलि राव को फर्स्ट एवर टाइम किड ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ये इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट और इन्वेंटर हैं और इनको टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर इनको सम्मानित किया गया है इस खिताब से उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए। जो गीतांजलि राव हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है अलग अलग समस्याओं से का समाधान करने के लिए, जैसे कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, दूषित पेयजल होता है, उसके लिए, साइबर बुलिंग के लिए, इसके अलावा अफीम की लत छुड़ाने के लिए, ओपियोइड एडिक्शन। ओपियोइड जो होता है बेसिकली ये जो पेन किलर्स होती हैं उसका एक कॉम्पोनेंट होता है और अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो जो पेन है उसमें आराम नहीं मिलता है, लेकिन ये एक लत लग जाती है इसकी। She wants to create a global community of young innovators for solving problems of the world. वह दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए युवा अन्वेषक का एक वैश्विक समुदाय बनाना चाहती हैं। इसके अलावा डिस्कवरी एजुकेशन 3M साइंटिस्ट चैलेंज भी उन्होंने जीता है और फोर्ब्स मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें उनको 30 अंडर 30 के अंतर्गत उनका नाम आया है उनके इनोवेशंस के लिए। Her latest discovery is an app called Kindly। तो एक अभी रिसेंटली इन्होंने एक ऐप डिस्कवर किया है जिसका नाम Kindly है और ये साइबर बुलिंग को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक एप्लीकेशन और डेवलप की है तेथियस नाम की, जिससे पानी में जो लेड का कंटामिनेशन है उसका पता लगाया जा सकता है। शीशे की मिलावट की गई है तो उसका पता लगाया जा सकता है। या फोटो में देख सकते हैं गीतांजलि राव हैं, इनको टाइम किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है किताब से। सो क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज टाइम किड ऑफ द ईयर इन 2020। निम्नलिखित में से किसे 2020 के टाइम किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? पलाश कुमार, गीतांजलि राव, राजन शंकरा नारायण एंड सिद्धेश कामत। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज गीतांजलि राव। Next is Directorate of Revenue Intelligence celebrated its 63rd Foundation Day। तो 4 दिसंबर को Directorate of Revenue Intelligence ने राजस्व आसूचना निदेशालय ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। एंड इसके अलावा इस ओकेजन पे एक पैनल डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर आधारित था, व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर
केंद्रित था। अच्छा, ये जो व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें बेसिकली ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है जिसमें दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअली में जो ट्रेड है वो कैरी आउट नहीं होता है, तो उस टाइप से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, सो दैट इज ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की हम बात करें तो ये 4 दिसंबर 1957 में इसको गठित किया गया था। दिस इज एन एपेक्स बॉडी फॉर एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस और जांच के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसके अलावा इस ओकेजन पे एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। ये अभी हम लास्ट न्यूज़ है, ये हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट्स थे। इट वर्क्स अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है ये CBIC के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा इट सॉल्व्स केसेस रिलेटेड टू स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, एमिनेशंस एंड एक्सप्लोजिव, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, गोल्ड एंड डायमंड, काउंटरफीट करेंसी नोट्स एंड वाइल्ड लाइफ आइटम्स। तो स्मगलिंग चाहे वो हथियारों की तस्करी हो, ठीक है, इसके अलावा गोला बारूद की तस्करी हो, चाहे मादक पदार्थों की या नशीले पदार्थों की तस्करी हो, सोने चांदी की, सोने हीरे चांदी की तस्करी हो, इसके अलावा जो नकली नोट है उसकी तस्करी हो, या फिर कोई वन जीव वस्तु है उनकी तस्करी हो, तो इन सभी संबंधित मामलों को ये हल करता है। इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल रैंक के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। करंटली कौन है? करंटली है बालेश कुमार, ठीक है, जो इसको हेड कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, वो बालेश कुमार है। So question है, Directorate of Revenue Intelligence has celebrated its Dash Foundation Day on 4 December 2020. राजस्व आसूचना निदेशालय ने 4 दिसंबर 2020 को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है। 63rd, 72nd, 42nd and 75th. The correct answer is option A, that is 63rd. नेक्स्ट इज पासिक्स नेवल एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रशियन फेडरेशन नेवी ने पासिक्स नेवल एक्सरसाइज जो है वो इंडियन ओशन में कंडक्ट की है। 4 से 5 दिसंबर के बीच ये हेल्ड हुई है। इस एक्सरसाइज में गाइडेड मिसाइल क्रूजर वारियाग, एडमायरल पेंटेलेव, ओशन टैंकर पेचेंगा, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक और एंटी सबमरीन INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है, अंतर क्षमता को बढ़ाना है। दोनों जो नेवल फोर्सेस हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से शेयर करनी है। Indian Navy and Russian Federation Navy had conducted the Indra exercise on 4th-5th September 2020. So इससे पहले जो है सितंबर 2020 में भारत और रशिया की नेवी के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई थी। Indian Navy has also conducted passage exercise with Australian Navy in September 2020. तो पैसेज एक्सरसाइज जो पास एक्सरसाइज है ये ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ भी भारत की नौसेना ने कंडक्ट की है सितंबर 2020 में। पासिक्स नेवल एक्सरसाइज इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विद नेवीज ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। तो यह भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है। इट एम्स फॉर इम्प्रूविंग द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, और इसका उद्देश्य है कि देशों के बीच में जो रक्षा सहयोग है उसमें सुधार करना है। So question is, which of the following statement is correct about PASEX naval exercise? PASEX नौसेना अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? Indian Navy and Russian Federation Navy have conducted the PASEX naval exercise in the Eastern Indian Ocean from 4 to 5 December 2020. भारतीय नौसेना और रूसी संघ की नौसेना ने 4 से 5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर के पासिक्स नौसेना अभ्यास किया है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी हैड आल्सो कंडक्टेड द पैसेज एक्सरसाइज विद ऑस्ट्रेलियन नेवी इन सितंबर 2020। भारतीय नौसेना ने सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पासिक्स अभ्यास भी किया था। सो वन ओनली टू ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सॉइल डे। ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल
रिसोर्सेज, तो मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है उसकी महत्वपूर्णता के बारे में बताने के लिए, इसके अलावा जो मिट्टी के संसाधन है उनके सतत मैनेजमेंट के सतत प्रबंधन के लिए, स्थायी प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 2013 में यूएन जनरल असेंबली ने 2014 का जो 5 दिसंबर 2014 को पहला ऑफिशियल वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो डेजिग्नेट किया था। एंड इसको जो है 5 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी जो है भूमि बोल अदुल्लादेज की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है 5 दिसंबर को। 2020 वर्ल्ड सॉइल डे थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। 2020 विश्व मृदा दिवस विषय है मिट्टी को जीवित रखें और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। सॉइल में कम से कम 1/4 बायोडाइवर्सिटी होती है अर्थ की, सो इसलिए जो सॉइल का प्रोटेक्शन है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए प्लस जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए, इन सभी चीज़ के लिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड इम्पॉर्टेंट है। देन अपना जो फूड जीरो हंगर का जो एम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको अचीव करने में भी ये इम्पॉर्टेंट है। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है कि या तो जो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करने, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। देन जो वेस्ट होता है उसकी वजह से, स्पेशली जो बायोमेडिकल वेस्ट है, हार्मफुल वेस्ट की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जब प्लास्टिक्स फेंक देते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन और कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन बेसिकली जो ट्रीज को हम लोग काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे ट्रीज को प्लांट किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, देन सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, हजार्डस वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ठीक है। फूड वेस्ट कंपोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाए। सो इससे क्या है कि जो सॉइल पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जो है ये सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकती है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड सॉइल डे। विश्व मृदा दिवस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वर्ल्ड सॉइल डे 2020 थीम इज कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। विश्व मृदा दिवस 2020 का विषय है मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 8 दिसंबर। ये हर वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सो द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इज ऑप्शन ए। सिर्फ फर्स्ट सही है क्योंकि ये एनुअली सेलिब्रेट होता है 5 दिसंबर को एंड नॉट ऑन 8 दिसंबर। नेक्स्ट इज जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा, उनका हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 66। एंड उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने भारत की पॉलिसी और सिक्योरिटी के रूप में जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके लिए याद किया जाता है। उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया था 1979 में एंड ही सर्व्ड ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया और 2014 में उसके चीफ भी बने थे। ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इन्होंने जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण नीति तैयार की थी ताकि जो इस्लामिक स्टेट है उससे निपट सके और साथ ही भारत में जो युवा मुसलमानों के पंथीकरण जो है उससे भी डील किया जा सके। इसके अलावा 2017 में जो डायलॉग के लिए जम्मू कश्मीर में एज एन इंटरलोक्यूटर भी उनको अपॉइंट किया गया था, एक वार्ताकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया था जम्मू कश्मीर में बातचीत के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल एंड इंडियन पुलिस मेडल फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क। उन्हें असाधारण काम के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और भारतीय पुलिस पदक से भी पुरस्कृत किया गया था। So the question is, recently Dineshwar Sharma passed away. He was the administrator of which of the following union territory? हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से
किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर थे। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ने एक कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई के गुजराल। आई के गुजराल की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, 101st बर्थ एनिवर्सरी 4 दिसंबर को मनाई गई और उसी के ओकेजन पे ये स्टैंप जो है वो रिलीज किया गया। आई के गुजराल जो है वो एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे, जिन्होंने 12वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत के सर्व किया फ्रॉम 21 अप्रैल 1997 टू 19 मार्च 1998। उनका कार्यकाल काफी छोटा था। इसके अलावा उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद 1964 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ही सर्व्ड ऑन वेरियस पोस्ट, जैसे कि वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे भी उन्होंने सर्व किया। He is well known for his Gujarat doctrine and his contribution to India's foreign policy। तो उन्हें गुजरात सिद्धांत और भारत की विदेश नीति में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो गुजरात डॉक्ट्रिन क्या था? ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो भारत को अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए थे। ठीक है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। सो ये फोटो में आप देख सकते हैं आई के गुजराल थे जो 12th प्राइम मिनिस्टर थे भारत की। So question is, recently Vice President has released a commemorative postage stamp in the honor of which former Prime Minister? हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में स्मारक टिकट जो है वो जारी किया है? आई के गुजराल, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड वीपी सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आई के गुजराल। Next is government gave its nod for creation of a deputy chief of army post for military operation and planning। तो गवर्नमेंट ने जो है एक मेजर रिफॉर्म जो इंडियन आर्मी में इसको अप्रूव किया है, इसमें उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है एंड ये पोस्ट होगी डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और ये डिप्टी चीफ की जो है ये तीसरी पोस्ट होगी, तीसरा पद होगा। डिप्टी चीफ जो होगा सिंगल पॉइंट एडवाइस पर्सन होगा टू द वाइस चीफ ऑफ आर्मी, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनके बारे में ये एडवाइस करेगा। इसके अलावा ये ऑपरेशंस इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हेड करेगा। इट इज रिकमेंडेड बाय द स्टडीज इंस्टीट्यूटेड बाय आर्मी हेडक्वार्टर फॉर एनहांसिंग ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द आर्मी। ये सेना के परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सेना मुख्यालय द्वारा स्थापित अध्ययनों द्वारा अनुशंसित है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस विल रिपोर्ट टू द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी। तो अब डिप्टी चीफ जो है आर्मी के, उनको डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड डीजी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्ट करेंगे। द डिप्टी चीफ विल ऑल्सो हैव द ऑफिसेस ऑफ पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो डिप्टी चीफ है परिप्रेक्ष्य योजना और सामरिक संचार के कार्यालयों का भी नेतृत्व करेंगे। और पहले डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ जो है स्ट्रैटेजी की, तो उनको किसको अपॉइंट किया जाएगा? वो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को अपॉइंट किया जाना है। ठीक है। सो क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग? सैन्य संचालन और योजना के लिए डिप्टी चीफ के बनाए गए नए पद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस विल रिपोर्ट टू द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी। सैन्य संचालन महानिदेशालय और सैन्य खुफिया महानिदेशालय सेना के डिप्टी चीफ को रिपोर्ट करेगा। Lieutenant General Paramjeet Singh is said to be appointed as the first Deputy Chief Army Staff Strategy। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत को पहले डिप्टी चीफ सेना के रूप में नियुक्त किया जाना है। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above। सो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज इंडियन ओरिजिन ऑथर अनीता आनंद बुक ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर
विंस ए हिस्ट्री प्राइज। तो एक ब्रिटिश इंडिया ऑथर है अनीता आनंद, उनकी लिखी हुई बुक द पेशेंट असैसिन अ ट्रू टेल ऑफ मैसेक्रे, रिवेंज एंड द राज, ये जो बुक है इसको एक हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। दिस बुक इज अबाउट जलियांवाला बाग मैसेक्रे दैट टुक प्लेस इन 1919 इन अमृतसर। तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस पर ये आधारित है बुक। In her book, she has written a story about the assassination of a British official by an Indian after the Jallianwala Bagh massacre. तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको याद होगा कि भारतीय द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई थी, तो उसके बारे में कहानी इसमें लिखी गई है। इसके अलावा कुछ और जो बुक शॉर्टलिस्ट हुई थी इस हिस्ट्री के प्राइज के लिए, ये हिस्ट्री के प्राइज का नाम है पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020। सो ये थी टाइम सॉन्ग सर्चर फॉर डॉगरलैंड, एक थी इंपीरियल इंटीमेसीज अ टेल ऑफ टू आइलैंड्स एंड द ब्रदर्स यॉर्क एन इंग्लिश ट्रेजेडी। सो ये जो प्राइज है इसको एनुअली अवार्ड किया जाता है नॉन फिक्शन बुक के लिए, और स्पेसिफिकली जो हिस्टोरिकल कंटेंट होता है उसके लिए दिया जाता है। ये मेरजोरी हेसल टिल्टमैन की याद में स्टार्ट किया गया, और जो इसमें प्राइज मनी होता है वो 2000 पाउंड्स होता है, और ये इंग्लिश पेन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज वन द पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री इन 2020। निम्न में से किस पुस्तक ने 2020 में इतिहास के लिए पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार जीता है? टाइम सॉन्ग सर्चिंग फॉर डॉगरलैंड, द पेशेंट असैसिन अ ट्रू टेल ऑफ मैसेक्रे, रिवेंज एंड द राज, Imperial Intimacy, A Tale of Two Islands, and none of the above. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आरबीआई ने जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है, उसको बदला नहीं है। जो रेपो रेट है वो 4% पर रखा है, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसका दर 3.35% ही रखा है। इसके अलावा ये जो रेट्स हैं ये इसीलिए अनचेंज रखे गए हैं ताकि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है ये थर्ड क्वार्टर में 6.8% रहेगा, और फोर्थ क्वार्टर में ये 5.8% हो जाएगा। एंड ये जो टारगेट्स हैं इन्फ्लेशन के जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो एक अंदाजा है कि थर्ड क्वार्टर में ये इतना रहेगा और फोर्थ क्वार्टर में इतना रहेगा, ये गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4% का उससे ऊपर है। तो जो टारगेट है वो है 4% ±2%, यानी कि 4 से ज़्यादा 6 हो सकता है, और कम में 2% के अंतर्गत ये रखना है, 2 से 6% के बीच में। लेकिन अब ये 6.8% और 5.8% का अनुमान लगाया गया है, तो ये गवर्नमेंट के टारगेट से ऊपर जा रहा है। आरबीआई ने पहले फोरकास्ट किया था इन्फ्लेशन 5.4% टू 5.5% सेकेंड हाफ के लिए, लेकिन अक्टूबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है, सीपीआई जो है, ये 6 सालों में सबसे अधिक रहा, ये 7.6% पहुंच गया था। The RBI decision to keep policy rates unchanged may continue to benefit borrowers. तो नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के आरबीआई के निर्णय से उधारकर्ताओं को लाभ हो सकता है। Fixed deposit rates have declined by 175 to 200 basis points since March 2020. तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट के जो रेट हैं ये काफ़ी कम कर दिए गए हैं मार्च 2020 से, और डिपॉजिट रेट्स में फर्दर कट जो है वो डिपॉजिटर्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स पे, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट पर अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करोगे, क्यों आप वहाँ पर अपना पैसा जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में रखोगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल कंटिन्यू विद accommodative स्टैंड स्टिल नेसेसरी। तो मौद्रिक नीति समिति ने ये डिसाइड किया है कि जब तक आवश्यक होगा तब तक समायोजन रुक रहेगा, यानी कि जो रेट्स हैं वो अनचेंज रहेंगे। आरबीआई मेजर्स एंड देयर इम्पैक्ट ओवर द लास्ट 2 years। तो पिछले 2 वर्षों में आरबीआई के जो उपाय हैं उनका क्या प्रभाव रहा है। सिंस जनवरी 2019 आरबीआई हैज लोवर्ड रेपो रेट बाय 250 बेसिस पॉइंट। तो जनवरी 2019 से आरबीआई ने जो रेपो दर है उसको 250 बीपीएस कम कर दिया है।
और इसमें एक क्यूमुलेटिव कट है 135 बेसिस पॉइंट का जो 2019 में किया गया और 115 जो है वो 2020 में किया गया। In October 2019, RBI ordered linking of loans by banks with external benchmark rates like repo rate, which lowered lending rates. तो अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने बैंकों द्वारा रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क दर के साथ ऋण को जोड़ने का आदेश दिया, जिससे जो उधार की दरें हैं वो कम हो गई थी। Weighted average lending rates on fresh loans have shown a decline of 98 basis point from January to October 2020। ताजा ऋणों पर भारित औसत उधार दरों में जनवरी से अक्टूबर 2020 तक 98 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी गई है और रेपो रेट में रिडक्शन जो है ये हुआ जब रेपो रेट का जो कमी की गई 115 बेसिस पॉइंट की, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। प्राइवेट बैंक्स के मामले में जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स है फ्रेश लोन पे वो बढ़ा है। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 36 बेसिस पॉइंट्स इन अक्टूबर 2020 और अक्टूबर में ज्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन टू सितंबर। दिस इज एज पर आरबीआई लेटेस्ट डेटा ऑन बैंक्स। तो ये जो है सितंबर 2000 ये आरबीआई की जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार है। Next is combined sovereign and non-sovereign loan of 190 million approved by Asian Development Bank। तो ADB के द्वारा combined sovereign और जो non-sovereign संयुक्त संप्रभु और गैर संप्रभु ऋण को स्वीकृति दे दी गई है। और ये जो लोन है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया गया है बेंगलुरु में, और साथ ही जो बेंगलुरु के स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है उसके लिए। इसमें 100 मिलियन जो है ये संयुक्त संप्रभु है और जो 90 मिलियन है वो गैर संप्रभु है ऋण है, और ये पायलट बेसिस पे पहली बार इस तरह से दिया जा रहा है। और ये लोन को अप्रूवल जो है वो ये लोन जो है ये बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को अप्रूव कर दिया गया है, जो स्टेट जितनी भी स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैं कर्नाटका में उसमें सबसे बड़ा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो ये काफ़ी चर्चा में है, 2-3 दिन से हम ये इसको न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। इसने पहले मेघालय में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसको बेहतर करने के लिए मेघालय के साथ भी इसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। एंड इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कहाँ से हैं, वो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो मंडोलियोंग फिलीपींस में लोकेटेड है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो मसत्सुको असाकावा है। सो क्वेश्चन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $190 million लोन्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डैश। एशियाई विकास बैंक ने डैश में बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 190 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ एंड भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बेंगलुरु। नेक्स्ट इज स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो DRI का 63rd फाउंडेशन डे था उस डे पे इसको रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में पूरा ट्रेंड एनालिसिस है कि कैसे जो स्मगलिंग है वो कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइज स्मगलिंग गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी में, नारकोटिक ड्रग्स में, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, कमर्शियल फ्रॉड, सभी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की हम बात करें तो वर्ल्ड काउंसिल गोल्ड काउंसिल जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 120 टन गोल्ड जो है वो भारत में स्मगल हुआ है 2019-20 के बीच में, जो कि हमारी भारत की नेशनल एनुअल डिमांड का 15 से 17% है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड एंटर होता है वो यूएई के द्वारा होता है, यूएई से आता है और थ्रू एयरपोर्ट। इसके अलावा भारत जो है इसमें मेंशन है कि भारत में जो है वो 3 ड्रग कन्वेंशन की पार्टी है, उसने 3 ड्रग कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, जिसमें 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1971 कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और 1988 का एक कन्वेंशन शामिल है। नेशनल लेवल पे जो हमारा एक्ट है रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स तो वो है NDPS एक्ट, ये 1985 में बनाया गया था। इसमें पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो बैंड हैं।
सो इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। और इस एक्ट को कस्टम्स, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस, पुलिस, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब के द्वारा इसको एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है इस एक्ट को। और इसके अलावा 2016 में भारत में एक नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो भी स्टैब्लिश किया गया था। नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इन नारकोटिक सब्सटेंसेस की, सो इसमें जो मेजॉरिटी सीजर जो किए गए थे 2019-20 में, ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ है। पिछले साल यानी 2018-19 में बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम से सबसे ज़्यादा सीजर्स किए गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है माल जब्त किया गया था। लेकिन अभी जो है जो इस बार ट्रेंड देखा गया है वो चेंज हुआ है। 2019-20 में सबसे ज़्यादा जो सीजर्स कैरी आउट किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में किए गए हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है गांजा और चरस जो है इसका सीजर हुआ है और ये करीब करीब 34,000 किलोग्राम जब्त किया गया है। इसके अलावा ओपियम, ठीक है, ये भी जब्त किया गया है काफ़ी सारा। सो गांजा जो है ये भारत के लिए दो तरह से कंसर्न है। ठीक है, एक तो ये है कि जो बैंड सब्सटेंस है, ठीक है, नारकोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तो है, स्मगलिंग होती है इसकी। दूसरा क्या है कि इसकी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है गांजा की, उससे जो पैसा आता है उससे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको फंड किया जाता है और उसकी ग्रोथ में ये एक हेल्प करता है। सो इंडिया के लिए कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न है एंड नारकोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसर्न है ही। इसके अलावा जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स की जो स्मगलिंग होती है तो उसमें क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसके अलावा ये किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो फेक इंडियन जो फेक करेंसी नोट्स हैं उसका भी एक अपना जो है कंसर्न है। सो 2019-20 में ये पाया गया कि 62,40,000 जो रुपए हैं, इतना फेक अमाउंट जो है वो सीज किया गया। ठीक है, और ये मोस्टली जो है बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से ये नकली नोट्स जो है, फेक करेंसी जो है ये आती है। ठीक है, तो जो हमारा पोरस बॉर्डर है, स्पेशली एक तो डिफिकल्ट टेरेन है, प्रॉपर उस बॉर्डर को सील नहीं किया जा सकता। फिर नदियाँ भी वहाँ से बहती हैं, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है। सो यहाँ से जो है इलीगल ट्रैफिकिंग जो है वो होती है, चाहे वो गोल्ड फॉरेन करेंसी में हो, नारकोटिक ड्रग्स में हो, देन आपका वाइल्ड लाइफ के जो पार्ट्स होते हैं उनका हो, जैसे कि जो हाथी का दांत होता है उसकी ट्रैफिकिंग होती है। देन जो शेर की खाल होती है, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स उनकी जो स्किन होती है उसका ट्रेड होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका होता है। सो इन सब के बारे में इस रिपोर्ट में डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा जो 63rd फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन हुए थे उसमें एक ब्रेवरी अवार्ड दिए गए थे, DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020, और इसके विनर्स जो हैं वो निजामुद्दीन TS और सुमेर सेन हैं। BA शंकरन जो है एक IRS ऑफिसर, उन्होंने DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 जीता है। तो ब्रेवरी अवार्ड निजामुद्दीन TS और सुमेर सेन को दिया गया, वहीं जो DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 है B शंकरन को दिया गया। सो क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020। DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान जो है ये 2020 किसको सम्मानित किया गया है? निजामुद्दीन TS, सुमेर सेन, शंकरन एंड अरुणेश चंद्र। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज B शंकरन को दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट या सजेशन है, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।